Okay, good afternoon, student. Good afternoon. Okay, so let's continue our chapter solar radiation and heat balance. आज का टॉपिक क्या है हमारा? एल्बिडो, है ना? व्हाट इज एल्बिडो? एल्बिडो क्या होता है? इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझना, ठीक है? इट इज ए कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्टिविटी। देखिए इसको जो अगर टर्म एज ए टर्म की बात करते हैं हम लोग, है ना, तो इसको क्या बोला जाता है? कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्टिविटी भी बोला जाता है एल्बिडो को। तो टोटल रिफ्लेक्टेड एनर्जी बाय अर्थ अपॉन टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द अर्थ। अब यहाँ पर देखो, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, आप डायग्राम देखिए, यहाँ पर देखना, देखो अब यहाँ पर समझना कि जैसे सन है ना, सन से जो रेडिएशन आ रहा है, सन से जो रेडिएशन आ रहा है वो कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है ना? कोई कोई एरिया होता है वहां से ज्यादा रिफ्लेक्शन हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो आईसी वाले जो रीजन्स होते हैं जहां पर अर्थ एब्जॉर्ब नहीं करेगी, एब्जॉर्प्शन कम होगा, रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, ठीक है? और कुछ एरियाज यहाँ पर ऐसा होता है कि जहां से ये 100 यूनिट सोलर रेडिएशन आती है और वहां पर अगर रिफ्लेक्शन कम होगा, है ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर 10% ही हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है? आपका लो एल्बिडो होगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जितना रिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहा है इट मीन्स हाई एल्बिडो, टेम्परेचर भी कम होगा यहाँ पर, है ना, इनवर्स रिलेशन होगा। अगर एल्बिडो ज्यादा है तो यहाँ पर क्या होगा? टेम्परेचर कम होगा। अगर यहाँ पर लो एल्बिडो कब सिचुएशन हो रही है? जब रिफ्लेक्शन कम हो रहा है, इट मीन्स कि एब्जॉर्प्शन जो है वो अर्थ का ज्यादा हो रहा है। तो इसको कैसे निकाला जाता है? देखिए कितना परसेंट आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इसका एक फॉर्मूला है, टोटल रिफ्लेक्टेड एनर्जी, टोटल रिफ्लेक्टेड एनर्जी बाय अर्थ बाय अपॉन टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द अर्थ, कि कितनी एनर्जी जो है अर्थ ने एब्जॉर्ब करी और कितनी रिफ्लेक्ट हो गई। तो इससे आपका क्या निकल के आ जाता है? जो डेसिमल के अंदर जो वैल्यू निकल के आती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एल्बिडो कहते हैं, ठीक है? इसको into 100 कर दिया जाता है। The percentage of the decimal values is called albedo. This value tells how much radiations the earth is reflecting. ठीक है, तो हमें ये क्या बता रहा है कि कितनी अर्थ ने जो है एनर्जी जो है वो रिफ्लेक्ट कर दी, या फिर आप ये कह सकते हो कि कितना परसेंट जो रेडिएशन है वो रिफ्लेक्ट हो गया। तो उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है? आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, टोटल रिफ्लेक्टेड एनर्जी बाय अर्थ अपॉन टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द अर्थ इनटू 100 करके निकाला जाता है। जो परसेंटेज के अंदर जो डेसिमल वैल्यूज निकलती है वही हमें क्या बता रही है? वो वैल्यू हमें बताती है कि हाउ मच एनर्जी जो है, या आप कह सकते हैं रेडिएशन जो है अर्थ ने रिफ्लेक्ट कर दी। यहां पर एल्बिडो समझ में आ गया? एल्बिडो का कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? Yes. ओके, नाउ इफ एल्बिडो इज हाई, अब क्या देखने को मिलेगा? अगर एल्बिडो ज्यादा है, एल्बिडो ज्यादा है का मतलब क्या हो गया? रिफ्लेक्शन ज्यादा आ रहा है ना? एब्जॉर्प्शन कम होगा, एब्जॉर्प्शन कम होगा तो हीट भी कम होगी। ओके, तो एल्बिडो इज हाई, रिफ्लेक्शन इज हाई, है ना? जहां एल्बिडो हाई होगा इसका मतलब रिफ्लेक्शन भी हाई होगा, है ना? डायरेक्ट रेडिएशन वापस चली जाएगी। एब्जॉर्प्शन इज लेस, एब्जॉर्प्शन कम होगा ना, रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन कम होगा, एब्जॉर्प्शन कम होगा तो क्या होगा? अर्थ पे हीट भी कम आएगी, ठीक है? हीट भी कम होगी तो क्या होगा? टेम्परेचर भी कम होगा। ओके, समझ में आया ये बात आपका? जितना एल्बिडो ज्यादा होगा इट मीन्स रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, और रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा इट मीन्स कि एब्जॉर्प्शन कम होगा, और एब्जॉर्प्शन कम होगा तो हीट भी कम होगी, ठीक है? और वहां का टेम्परेचर भी लेस होगा। आई होप यू अंडरस्टूड। सो टेम्परेचर और एल्बिडो का इनवर्स रिलेशन होता है। क्या होता है? इसका इनवर्स रिलेशन होता है। अब देखो, सो दोज सर्फेसेस विच हैज हाई रिफ्लेक्शन हैज हाई एल्बिडो टू। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जहां पर एल्बिडो ज्यादा होता है इट मीन्स कि रिफ्लेक्शन जो है वो भी ज्यादा होता है। अब यहां पर देखना, इसको समझना, ठीक है? अब यहां पर क्या आ रहा है? ये डे टाइम की बात हो रही है। सपोज करिए ये आपका है डे टाइम। अब यहां पर क्या आ रहा है? ये ओशियन है, ठीक है? ओशियन। अब जहां पर ओशियन होगा वहां पर क्या होगा? इवोपरेशन होगा, है ना?
डे टाइम में यहाँ पर जहाँ पर ओशन होगा, वाटर बॉडी होगी, वहाँ इवोपरेशन भी ज़्यादा होगा। इवोपरेशन ज़्यादा होगा तो क्लाउड्स ज़्यादा बनेंगे। ठीक है, तो क्लाउड्स ज़्यादा बनेंगे तो क्या होगा, जो रेडिएशन आएगी क्लाउड्स क्या कर लेंगे, उसको रिफ्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, उसको रिफ्लेक्ट कर देंगे और यहाँ पर क्या होगा, रेडिएशन ज़्यादा नहीं आ पाएगी, है ना, यहाँ रेडिएशन कम आएगी। तो लेकिन इसमें ही क्या होता है कि जैसे जैसे आप दूर चले जाएंगे, है ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, समझना इसको कि यहाँ पर कोस्टल एरियाज की अगर हम बात करें तो रेडिएशन ज़्यादा नहीं आ पाती है ड्यू टू द क्लाउड, और रेडिएशन ज़्यादा नहीं आ रही है तो इस एरिया में टेम्परेचर क्या होगा, कोस्टल एरियाज में टेम्परेचर क्या होगा, लेस होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एब्जॉर्ब ही नहीं किया, अर्थ ने ज़्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं किया ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट भी कम हो रही है, हीट कम हो रही है तो यहाँ पर टेम्परेचर भी कम होगा डे टाइम के अंदर। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो क्लाउड्स हैं वो रेडिएशन को आने ही नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अब इसी में आप अगर आगे जाते हैं, यहाँ पर समझना, ठीक है, डे टाइम में जितना दूर आप यहाँ से जा रहे हैं, कोस्टल एरिया, यहाँ पर आप कोस्टल एरिया यहाँ पर कोस्टल एरिया से जो इंटीरियर पार्ट के अंदर अगर आप जाते हैं, जहाँ पर क्लाउड्स आपको ज़्यादा नज़र नहीं आएंगे, है ना, क्लाउड्स आपको ज़्यादा नज़र नहीं आएंगे तो रेडिएशंस डायरेक्ट आएगी नीचे सरफेस पे। जब एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, यहाँ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही ना, रेडिएशन जो आ रही है वो डायरेक्ट यहीं पर आ रही है, और यहाँ पर आने की वजह से ये क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, सरफेस क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, और एब्जॉर्प्शन की वजह से यहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ का हीट बढ़ेगा, आप ये कह सकते हैं हीट बढ़ेगी, और हीट बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। इसीलिए कोस्टल एरियाज के अंदर आप देखेंगे वहाँ पर दिन के टाइम पर थोड़ा टेम्परेचर कम रहता है, और इंटीरियर पार्ट में आप जाएंगे तो डे टाइम में टेम्परेचर आपको यहाँ पर ज़्यादा नजर आता है। तो इसको वर्ड्स में देख लेते हैं, एज वी मूव फार वेयर देयर इज लेस वाटर लेस क्लाउड्स विल बी देयर। ठीक है, पानी से जितना अंदर की तरफ आप जाएंगे, लैंड सरफेस पे जाएंगे, वहाँ क्लाउड्स कम होंगे, और क्लाउड्स कम होंगे तो सो मोर रेडिएशन रीचेस टू द सरफेस एंड टेम्परेचर इंक्रीजेस। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। अब इसी में हम लोग नाइट की बात करते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, नाइट में क्या हो रहा है, देखिए अब नाइट में यहां पर क्लाउड्स तो होंगे, है ना, क्लाउड्स तो होंगे ही आपके, ये क्लाउड्स तो होंगे यहां पर, तो क्लाउड्स होंगे लेकिन सन नहीं होगा, तो यहां से जो आनी थी, है ना, जो रेडिएशन यहाँ से आनी थी वो नहीं आएगी, लेकिन ये जो पूरे दिन भर के अंदर जो हमारा जो लैंड सरफेस है वो भी तो अब गर्म हुआ है, और वो क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करना स्टार्ट करेगा। जब यहाँ से एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट होगी तो क्या होगा, वापस ये क्लाउड्स तो है ना, क्लाउड्स का फॉर्मेशन तो हो रखा है यहाँ पर, तो ये एनर्जी को क्या करने देगा, बाहर नहीं जाने देगा, तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो क्या रहेगा, थोड़ा हाई हो जाएगा, है ना। तो डे और नाइट के टाइम पर ज़्यादातर कोस्टल एरियाज के अंदर टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं आते हैं, बहुत माइनर डिफरेंस आता है, और यही डिफरेंस क्या आ जाएगा, जैसे जैसे आप इंटीरियर पार्ट के अंदर जाएंगे, इंटीरियर पार्ट के अंदर आप जाएंगे तो क्या होने लगेगा, यहाँ पे किसी तरीके के क्लाउड्स नहीं है, एनर्जी जो है वो बहुत, आपको पता है कि लैंड सरफेस जो होता है वो बहुत जल्दी ठंडा होता है और बहुत जल्दी गर्म होता है ना, और जो वाटर होता है उसको गर्म होने में भी टाइम लगता है और ठंडा होने में भी टाइम लगता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इंटीरियर पार्ट के अंदर आप जितना जाएंगे वहाँ पर लैंड जो है वो रात के टाइम पर ठंडी हो जाएगी, और अर्थ की जो एनर्जी क्यों हो रही, क्योंकि जो अर्थ की एनर्जी है वो रिलीज कर गई। ठीक है, एनर्जी रिलीज हो जाती है, उसकी वजह से जो लैंड सरफेस है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाता है, लेकिन कोस्टल एरियाज में ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि क्लाउड्स जो हैं वो एनर्जी को बाहर नहीं निकलने देते। सो एनर्जी रिलीजेस फ्रॉम द अर्थ बट क्लाउड्स नॉट अलाउड्स एनर्जी टू रिलीज, टेम्परेचर रिमेन हाई इन कोस्टल रीजन्स एंड इन इंटीरियर पार्ट टेम्परेचर डिक्रीजेस इन नाइट टाइम। तो टेम्परेचर जो है नाइट टाइम में लैंड सरफेस वाले जो एरियाज हैं, यानी कि इंटीरियर पार्ट से, यानी कि जो कोस्टल एरियाज से आप जितना अंदर जाएंगे तो टेम्परेचर में वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे, टेम्परेचर जल्दी डिक्रीज हो जाता है रात के समय में। अब देखो इसको समझ लेते हैं टर्म्स में। विद दिस वी कैन इन्फ्रेंस दैट वेयर देयर इज नो क्लाउड्स टेम्परेचर देयर इज लेस। ठीक है, तो जहां पर आप देखेंगे कि टेम्परेचर वहां पर क्या होगा, क्लाउड्स नहीं है, वहां पर टेम्परेचर कम होगा। इन कोस्टल रीजन्स डायurnal टेम्परेचर ऑलमोस्ट द सेम एज ड्यूरिंग डे टाइम एंड द, अब आप देखेंगे कि जो कोस्टल रीजन्स है,
कोस्टल रीजन्स के अंदर टेम्परेचर में दिन और रात के अंदर ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि जो क्लाउड्स का फॉर्मेशन वहाँ पर होता है, क्लाउड्स क्या करते हैं, उसको ना तो रेडिएशंस को आने देते हैं और नाइट टाइम के अंदर आपके जो एनर्जी है अर्थ की वो रिलीज नहीं हो पाती। ओके, ऑलमोस्ट द सेम एज ड्यूरिंग डे टाइम, द क्लाउड्स डोंट अलाउड हीट टू कम टू द ग्राउंड एंड इन द नाइट अगेन द क्लाउड्स डू नॉट अलाउ द हीट टू एस्केप। ठीक है, तो यहां पर वो उसके एनर्जी को क्या कर लेते हैं, रोक लेते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ डे और नाइट का जो टेम्परेचर का वेरिएशंस होता है उसको समझ में आया होगा आपको। अब एक बार वापस से देख लेते हैं कंडक्शन को। दिस इज ए कॉन्टैक्ट मेथड। मैंने आपको बताया था कि जो दो बॉडीज होती हैं, है ना, दो बॉडीज हैं, इनके आपस में कॉन्टैक्ट होने की वजह से जो हीट का ट्रांसफर होता है जिस मेथड से, उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट मेथड कहते हैं। इसके अंदर किसी भी पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें किसी भी पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। ये कॉन्टैक्ट मेथड होता है, इस लेयर से इस लेयर पे जो हीट है वो ट्रांसफर होती है। ये स्टॉप कब होगी, जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा या फिर इन दोनों का कॉन्टैक्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तब जाके ये हीट ट्रांसफर होने का जो प्रोसेस है वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हीट ट्रांसफर हो रही है एक लेयर से दूसरे लेयर पे, जहां पर कॉन्टैक्ट में आने की वजह से, तो उसको हम कहते हैं कंडक्शन। होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो यहां पर आपको एक बात देखने की है कि यहां पर किसी भी तरीके के मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, ये आपको जरूर मेंशन करना है। तो इन विंटर्स द सरफेस एयर कम्स इन कांटेक्ट विद द कोल्ड सरफेस मेक इट्स कोल्ड। ठीक है, द वेजिटेशंस रिसीव ड्यू फॉर्मेशन। तो आप देखेंगे कि ये सरफेस है ना, ये सरफेस है। विंटर्स के अंदर क्या होता है, यहाँ की जो एयर होती है, ये सपोज करो एयर है, ये सरफेस है ना, और ये एयर है। तो एयर क्या करती है, जब सरफेस के कांटेक्ट में आती है तो उसकी वजह से यहाँ पर जो वेजिटेशंस होती हैं, तो आप देखेंगे कि नाइट टाइम पर जो यहाँ के वेजिटेशंस हैं वहाँ पर आपको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स देखने को मिलते हैं, जिसको हम कहते हैं ड्यू फॉर्मेशन, है ना। ड्यू फॉर्मेशन वो इसी की वजह से होते हैं। किस मेथड से होते हैं, कॉन्टैक्ट मेथड की वजह से होते हैं। देन अगेन विल सी द कन्वेक्शन प्रोसेस। कन्वेक्शन के अंदर क्या है, इन दिस देयर इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो यहां पर क्या हो रहा है, आपका पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, पार्टिकल्स जो हैं उनका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। देखो, एंड वर्टिकल मूवमेंट टेक्स प्लेस। अब आप इसको समझेंगे कि किस तरीके से हो रहा है। अब सपोज करिए ये कोई बर्नर है ना, यहां पर मैंने वाटर जो है कंटेनर के अंदर दे रखा है और यहाँ पर मैंने बर्नर लगा रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आप देखेंगे कि जो हीट है वो बढ़ाया, अगर मैंने बढ़ाई तो यहाँ पर क्या होगा, ये वर्टिकल मूवमेंट होगा, पार्टिकल्स का वर्टिकल मूवमेंट होगा यहाँ पर। क्यों, क्योंकि ये जो पानी है वो गर्म होगा और उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हल्के होकर क्या होंगे, ऊपर की तरफ उठेंगे। ठीक है, तो जब वो ऊपर की तरफ उठेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, जो ठंडे मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, सबडक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सबडक्शन होगा, जो ठंडी चीज होती है वो नीचे सबसाइड करती है, नहीं करती है। ठीक है, ठंडी चीज क्या करेगी, नीचे की तरफ आएगी, और गर्म चीज क्या होती है, हल्की होकर ऊपर की तरफ उठती है। तो यहाँ पर सबडक्ट होगी और यहाँ पर वापस से ये गर्म होकर क्या होगा, वापस से उठेगा। ठीक है, फिर ये यहाँ पर जो ठंडे होंगे वापस नीचे आएंगे। तो इस तरीके का जो ये सर्कल है वो चलता रहता है। ठीक है, तो और इसी को जो ये पार्टिकल्स हैं इसके उनका डिस्प्लेसमेंट होता है, मॉलिक्यूल्स का डिस्प्लेसमेंट होता है, और इसी को हम कहते हैं कन्वेक्शन। इसको हम कहते हैं कन्वेक्शन। अब ये एटमॉस्फेयर के अंदर किस तरीके से काम करता है, देखिए, कहीं पर भी कोई भी लैंड सरफेस है, ठीक है, अब लैंड सरफेस है, वहां पर क्या होता है, जिस एरिया पर ज्यादा सनलाइट होगी तो क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा, है ना, लो प्रेशर क्रिएट होगा। लो प्रेशर क्रिएट होगा तो क्या होगा, एयर का मूवमेंट इस तरीके से होगा। हाई प्रेशर, है ना, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर टू हाई प्रेशर वर्टिकल मूवमेंट होगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, फिर ये हाई टू लो जाएगी। ठीक है, फिर ये लो टू इधर हाई आएगी। तो यहां पर क्या होने लग जाएगा, आपका ये पूरा जो सर्कल है वो इस तरीके से चलता रहेगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोसेस को जो लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ जाती है, इसी को हम लोग कहते हैं आपका कन्वेक्शन, जो कि एटमॉस्फेयर में होता है। एडवेक्शन देख लेते हैं। इट इज द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, अब देखो ये जो वेव्स हैं इस तरीके से, जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, है ना,
हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये जो प्रोसेस होता है, जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का, इसी को हम लोग कहते हैं एडवेक्शंस। देखो रिवर है या सी वेव्स हैं, है ना, ये क्या करते हैं, मूव बिकॉज ऑफ दिस ओनली इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये कि सारे के सारे जो वेव्स होती हैं, वाटर की वेव्स होती हैं, रिवर वेव्स होती हैं, ये मूव करती हैं, कैसे मूव करती हैं, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, नहीं होता है इनका, ठीक है। तो एयर ऑल्सो मूव्स हॉरिजॉन्टली कॉल्ड विंड। जो कि एयर होती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है एयर, जिसको हम कहते हैं विंड, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और इसी प्रोसेस को जहां पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मॉलिक्यूल्स का, पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट भी होता है, जब ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, तो इस हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को हम कहते हैं एडवेक्शन। अब हम देखते हैं हीट बजट, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द अर्थ इज रिलीज बाय अर्थ बट स्लोली। देखिए यहां पर ये सन है ना, ये सन है, ये क्या करता है, अर्थ के सरफेस पे रेडिएशन को भेजता है, यहाँ रेडिएशंस आती हैं, पर ये रेडिएशंस अपना वर्क करके और ये वापस रिलीज हो जाती है, ठीक है। स्लोली स्लोली ये क्या करती हैं, अर्थ जो है वापस इस रेडिएशंस को रिलीज कर देती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, हीट बजट कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये दिस एनर्जी इज यूज इन डिफरेंट एक्टिविटीज। जो एनर्जी आ रही है यहाँ पर, ये अलग अलग एक्टिविटीज के अंदर यूज की जाती है। तो वो क्या क्या प्रोसीजर है, किस किस में यूज किया जाता है, उसको हम देख लेते हैं। सो द टेम्परेचर रिमेन्स बैलेंस इन दिस मैनर। तो क्या होता है कि यहाँ पर सन की रेडिएशंस अर्थ पर आई और वापस रिलीज हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो अर्थ का सरफेस है, उसका जो टेम्परेचर है वो क्या रहता है, बैलेंस रहता है। अब सपोज करिए कि यहाँ पर ये सन है ना, सन की एनर्जी अगर यहाँ पर आ रही है और वापस रिलीज नहीं हो पा रही है, तो क्या होगा, यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा, यहाँ पर सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। ये बैलेंस कब हो रहा है, जब ये एनर्जी आ रही है और इसका हमने यूज जिसमें करना है वो हो गया और ये वापस से चली जाती है, ठीक है। यूज किस में हो रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस वगैरह के अंदर, प्रोसेस के अंदर यूज होती है। ये सारे प्रोसेसिंग के अंदर यूज होकर ये वापस रिलीज हो जाती है। इसी को हम लोग कहते हैं हीट बजट। अब हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से ये यूज होती है। देखिए सपोज करिए 100 यूनिट हीट्स कम टू द अर्थ सरफेस फ्रॉम द सन। अब आप देखेंगे यहां पर ये सन है ना, ये सन है। अब यहां से 100 यूनिट्स आती है, 100 यूनिट जो है वो रेडिएशन आ रही है। अब उसके अंदर से इन विच रिफ्लेक्टेड हीट इज 35 यूनिट। अब इसके अंदर जो 35 यूनिट जो रेडिएशन है वो क्या हो रही है, सॉरी, वापस रिफ्लेक्ट हो जा रही है, ठीक है। तो अर्थ पर यहां पर देखेंगे 100 यूनिट जो हीट आ रही है, उसमें से कुछ हीट देखो कहाँ जा रही है, 35 यूनिट। 35 यूनिट जो एनर्जी है वो वापस रिलीज हो रही है। ये सपोज करिए 100 यूनिट आ गई, ठीक है। अब 100 यूनिट जो है ये सन है, अब इसका क्या हो रहा है, 100 यूनिट आ गई। अब 100 यूनिट में से 35 यूनिट जो है वो वापस रिफ्लेक्ट हो रही है। अब किस किस थ्रू हो रही है, देखिए अर्थ सरफेस, अर्थ का जो सरफेस है वो 4 यूनिट रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। उसके अलावा एटमॉस्फेयर जो है वो कितना कर रहा है हमारा, 31 यूनिट। अब देखो हो गया ना, 31 + 4 आपका 35 यूनिट हो गया, है ना। अब एटमॉस्फेयर के अंदर कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है वापस से, देखो यहां से जो है एटमॉस्फेयर से ही वापस रिफ्लेक्ट हो जा रही है, जिससे जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स 4 यूनिट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं और जो क्लाउड्स हैं वो 27 यूनिट्स को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। समझ में आया नहीं आया, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जस्ट टेल मी। देखिए वापस से समझ लीजिए, 100 यूनिट जो रेडिएशन आ रही है उसमें से 35 यूनिट जो है वो वापस रिफ्लेक्ट हो जा रही है ना। एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है, रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है, ध्यान रखना। उसमें से अर्थ का जो सरफेस है, अर्थ का जो सरफेस है उससे 4 यूनिट जो है वापस रिफ्लेक्ट हो रही है डायरेक्ट, है ना। और इसके अलावा एटमॉस्फेयर जो है वो 31 यूनिट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, जिसमें से 4 यूनिट पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट कर देता है और क्लाउड से 27 यूनिट वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है सनलाइट, है ना। अब देखो ये तो हमने पढ़ा कि 35 यूनिट जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, तो अब इसका मतलब क्या है, 65 यूनिट एब्जॉर्ब हो रही है ना। 65 यूनिट जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है अर्थ, तो वो किस किस में कर रहा है, देखिए
उसमें से 65 यूनिट में एटमॉस्फेयर जो है एब्जॉर्ब करता है 18 यूनिट। 18 यूनिट आपका एब्जॉर्प्शन हो रहा है एटमॉस्फेयर के थ्रू, और उसमें से अर्थ का सरफेस जो है वो 47 यूनिट को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, अब हमें मेन ये पढ़ना है। ठीक है, हमें मेन जो है हमें ये याद कर रखना है कि 47 यूनिट जो है अर्थ एब्जॉर्ब कर रहा है वो कहाँ कहाँ हो रहा है। दिस 47 यूनिट इज रिलीज आफ्टर सम वर्क इज डन। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि उसको एब्जॉर्प्शन करके रख लिया जा रहा है, नहीं, ये अपना वर्क करके वापस एनर्जी को रिलीज भी कर देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि किस किस में ये जो है यूज हो रहा है। रेडिएशन, ठीक है, विंडो आउटर स्पेस यानी कि 5 यूनिट जो एब्जॉर्प्शन है वो आउटर स्पेस के अंदर एब्जॉर्प्शन हो जाता है। उसके अलावा इवोपरेशन के अंदर 23 यूनिट यूज हो रहा है। इवोपरेशन के अंदर कितना यूनिट यूज हो रहा है आपका? 23 यूनिट यूज हो रहा है। इसके अलावा लॉन्ग वेव रेडिएशंस के अंदर 15 यूनिट यूज हो रहा है। ठीक है, कंडक्शन के प्रोसेस के अंदर 4 यूनिट यूज हो रहा है। ये ध्यान में रखना है आपको। तो ये है आपका पूरा हीट बैलेंस। ठीक है, 35 यूनिट जो है वो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट कर जाता है, और जो एब्जॉर्प्शन होता है वो 65 यूनिट, और 65 यूनिट का भी कहाँ कहाँ पर कितना कितना यूनिट यूज हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं हीट बैलेंस। अब हम देखेंगे कि जो टेम्परेचर है वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर वेरी करता है, वो किस तरीके से वेरी करता है ना। तो यहां पर आप समझेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। सबसे पहले तो ये इंसिडेंट लाइट है। ठीक है, ये इंसिडेंट लाइट है, और ये जहां पर जाकर टकराएगा वो कहलाता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब इसको कैसे समझेंगे अब देखेंगे। नाउ अज्यूम करिए, है ना, अज्यूम करना है ये आपका सन है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर अर्थ है। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ठीक है, ये जितना ज्यादा होगा, है ना, जितना ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंट यहाँ पर आ रहा है, इसका मतलब ये क्या पार्ट है, ये आपका इक्वेटर वाला एरिया आ गया, है ना। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट कम होगा, यानी कि ये देखिए ये काफी कम यहाँ पर आ पा रहा है, काफी लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके यहाँ पर आ पा रहा है, वहीं पर टेम्परेचर आपका क्या रहेगा, लेस रहेगा, क्योंकि ये स्लांटिंग गिर रही है, यहाँ पर ये डायरेक्ट गिर रही है। देन स्लांटेड रेज आर एब्जॉर्ब मोस्टली एज इट हैज टू ट्रेवल मोर एंड एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब देम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो स्लांटिंग गिर रही है ये डिस्टेंस काफी ज्यादा कवर करके जाता है, तो एटमॉस्फेयर के अंदर इसका एब्जॉर्प्शन जो है वो कम होता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो आपको कम देखने को मिलेगा। सो इफ वी गो नॉर्थ टू साउथ फ्रॉम इक्वेटर टेम्परेचर डिक्रीजेस। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग अगर इक्वेटर से या तो नॉर्थ की तरफ जाएंगे या साउथ की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, आया समझ में, वेरी कर रहा है। क्या क्या रीजंस हैं जो वेरी कर रहा है, मैं उसकी बात बता रही हूं आपको। अब देखो, विच मीन एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंट भी ज्यादा होगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंट कम होगा तो टेम्परेचर भी कम होगा। ओके, सेकेंड थिंग क्या है, लैटिट्यूडनल इफेक्ट। लैटिट्यूडनल इफेक्ट क्या आ रहा है आपका कि ये जितने भी लैटिट्यूड्स हैं, यहां पर देखिए ये भी वही चीज होती है। वैसे तो देखो लैटिट्यूडनल इफेक्ट क्या हो रहा है, आप जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाएंगे लैटिट्यूडनल, आपको पता है कि लैटिट्यूड्स जो होंगे आपके टेम्परेचर जो है वो कम होता चला जाएगा लैटिट्यूडनल वाइज। ठीक है, क्योंकि सनलाइट जो है वो वहां पर स्लैंटिंग गिरती है। So that's if we move from equator to higher latitude in north to south, temperature decreases. ठीक है, other aspect is tilted of axis and when it revolves in its orbit, temperature changes. अब दूसरा क्या रीजन है टेम्परेचर चेंज होने का, वो देखिए रिवॉल्यूशन आपको पता है, देख लेते हैं, है ना। रिवॉल्यूशन आपको पता है कि यहाँ पर ये सन है तो रिवॉल्व करती है अपनी जो ऑर्बिट के अंदर, जो अर्थ है वो रिवॉल्व करती है। तो आपको पता है कि यहाँ पर ये जो मार्च का महीना होता है, यहाँ पर सनलाइट कहाँ पर गिरती है, इक्वेटर पे गिरती है। तो ये इक्विनॉक्स की पोजीशन होती है यहाँ नॉर्थ में, और साउथ के अंदर टेम्परेचर जो है वो ऑलमोस्ट प्लेजेंट रहता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ नजर आता है, इक्वेटर के आसपास नजर आता है ना। अब इसके बाद में क्या होता है, ये यहाँ पर इस तरीके से ऑर्बिट में मूव करती है ना अर्थ। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे कि इस जगह पे जून के महीने में जो आपकी सन रेज है वो कहां पर सबसे ज्यादा
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे गिरती है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे गिर रही है, ये देखिए यहाँ पर। तो इट मीन्स का नॉर्थ के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, साउथ के अंदर टेम्परेचर कम होगा। ऑर्बिट की वजह से ही तो हो रहा है ना ये सारी चीज़ें, जो टेम्परेचर वेरी कर रहा है वो क्यों कर रहा है, ऑर्बिट की वजह से, रिवॉल्यूशन की वजह से कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सबसे ज़्यादा होगी। विंटर्स कहाँ पे होंगी, आपके साउथर्न स्फीयर के अंदर आपका विंटर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे जब अर्थ यहाँ पर आ जाता है सितंबर के महीने में, यहाँ पर क्या हो रहा है, 0 डिग्री यानी कि इक्वेटर पे सनलाइट गिर रही है। इट मीन्स कि नॉर्थ और साउथ के अंदर टेम्परेचर प्लेजेंट होगा। अब वापस से आप देखेंगे कि यहाँ पर आते आते सनरेज किस पे गिर रही है, देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे गिर रही है, ठीक है। तो इट मीन्स कि नॉर्थ के अंदर विंटर होगा, साउथ के अंदर समर होगा, ठीक है। तो ये भी एक रीजन होता है टेम्परेचर वेरी करने का। आया समझ में यहाँ पर आपको, ऑर्बिट और रिवॉल्यूशन की वजह से किस तरीके से टेम्परेचर वेरी करते हैं ना, that if we move from equator to higher latitude north to south, temperature decreases. Okay, other aspect is tilted of axis and when it revolves in its orbit temperature changes. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, एक या रीजन है आपका रिवॉल्यूशन, एक ऑर्बिट के अंदर जो मूव करता है वो है, एक है अर्थ थोड़ा सा टिल्टेड है ना। टिल्टेड होने की वजह से क्या होगा, टिल्टेड है तो जो पोर्शन अर्थ के सामने होगा उस एरिया पे ज्यादा गर्मी होगी और जो उसके दूर है वहां पर ठंड होगी, टेम्परेचर थोड़ा कम होगा, ठीक है। तो ये एक टिल्टेड होना भी रीजन है अर्थ पे जो आपका टेम्परेचर को क्या करता है, वेरी करता है। तो यहां पर मैंने वही चीज लिखी है, देखिए सनलाइट पोजीशन चेंजेस एज द अर्थ रिवॉल्विंग इन इट्स ऑर्बिट, ठीक है। एक ये रीजन हो गया टेम्परेचर वेरी होने का। देन सो टिल्टेड ऑफ अर्थ इन इट्स एक्सिस एंड रिवॉल्यूशन ऑन इट्स ऑर्बिट चेंजेस द सनलाइट इंटेंसिटी। आपको पता है सनलाइट की जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत हाई होती है, सन की इंटेंसिटी बहुत हाई होती है ना। तो सन के सामने अब अर्थ क्या हो रहा है, यहाँ पर इस तरीके से टिल्टेड है, तो जो पोर्शन सन के सामने आएगा वो ज्यादा हीट कंज्यूम करेगा और यहाँ का टेम्परेचर हाई होगा, ठीक है, हाई होगा। और जो पोर्शन यहाँ पर दूर है, ये देखो टिल्टेड है ना, तो ये वाला जो पोर्शन है वो हाई रिसीव करेगा, जो दूर रह गया वो टेम्परेचर कम रिसीव करेगा, तो यहाँ पर टेम्परेचर कम होगा, ठीक है। तो ये भी एक रीजन है टेम्परेचर वेरी करने का। इसके अलावा हमारा इस बुक का, ये इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है फैक्टर कंट्रोलिंग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो जो टेम्परेचर को डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं कि किन किन वजह से जो टेम्परेचर है वो इफेक्ट होते हैं। देखिए सबसे पहला रीजन है आपका द लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस, ठीक है। द लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस यानी कि आप जाएंगे जहां इक्वेटर है वहां पर आपको टेम्परेचर ज्यादा देखने को मिलेगा। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे यहाँ पर देखिए टेम्परेचर ज्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि सन की लाइट यहाँ पर डायरेक्ट आ रही है। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे स्लैंटिंग रेज गिरेगी तो यहाँ पर आपको टेम्परेचर कम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये पहला रीजन हो गया टेम्परेचर को कंट्रोल करने का। देन सेकंड इज द एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस। एल्टीट्यूड का क्या मतलब है, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे, एटमॉस्फेयर से ऊपर के साइड में जाएंगे तो आपका टेम्परेचर क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि 1000 मीटर तक जाते जाते आपका 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। ये नॉर्मल लैप्स होता है ना। समझ में आया। इसके अलावा थर्ड थिंग क्या आती है आपकी, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। Distance from the sea, the air masses circulations compared to land, the sea gets heated slowly and loss heat slowly. Land heats up and cools down quickly. लैंड जो होता है सरफेस आपको पता है कि बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है और बहुत जल्दी गर्म होता है, तो वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो हाई और लेस जो है वो जल्दी जल्दी होते हैं, है ना। कंपैरेटिवली अगर कोस्टल एरियाज की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर पानी को गर्म होने में भी टाइम लगता है और ठंडा होने में भी टाइम लगता है, तो वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा वेरी नहीं करता है। अगर आप रात के टाइम देखेंगे, दिन में वहाँ पर क्यों होता है कि जो समुद्र है, पानी है, पूरे रात भर का ठंडा होता है तो उसको वापस गर्म होने में टाइम लगता है। तो दिन के समय पानी जो होता है वो क्या रहता है, ठंडा रहता है, तो उसकी वजह से जो कोस्टल एरियाज होते हैं वो भी कूल रहते हैं, ठीक है। अब पूरे दिन भर की जो गर्मी है वो रात को फिर क्या होता है, रात को थोड़ी ह्यूमिडिटी जो है वो कोस्टल एरियाज पे ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जितना इंटीरियर पार्ट्स की, सी लेवल से जितना हम दूर जाएंगे उतना मॉइस्चर कम होगा और आप देखेंगे क्लाउड्स का फॉर्मेशन वहाँ नहीं होता है, उसकी वजह से लैंड जो है वो बहुत जल्दी ठंडी और बहुत जल्दी गर्म होता है, तो टेम्परेचर वहाँ पर एक्सट्रीम देखने को मिलता है,
ठीक है, इसके अलावा और क्या फैक्टर्स हैं देखिए जो टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। द प्रेजेंस ऑफ वार्म एंड कोल्ड ओशनिक करंट्स, ओशनिक करंट्स जो होती हैं वो भी बहुत मायने रखती हैं। आप देखेंगे कि अगर गर्म हवा चलेगी, वेव्स अगर आपकी हॉट होंगी या वार्म होंगी तो वैसा ही एनवायरनमेंट को वहां पर कर देती है। ठीक है, तो ये भी फैक्टर्स होते हैं टेम्परेचर को कंट्रोल करने के। देन लोकल एस्पेक्ट्स भी बहुत होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि किसी दिन किसी क्लाउडलेस प्लेस पे अगर क्लाउड्स आ जाते हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर में डिफरेंस देखने को मिल जाता है। रेनफॉल होने की वजह से टेम्परेचर में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, और आप देखेंगे कि जो सनी डे है वो भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो है विंटर्स के अंदर भी टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। आप देखते हैं हवा जो चलती, विंड्स जो ब्लो करती हैं, विंड्स की वजह से भी टेम्परेचर जो है किसी प्लेस का काफ़ी ज़्यादा वेरी करता है। तो होप यू अंडरस्टूड ऑल द पॉइंट्स। कहीं पर कोई प्रॉब्लम है बेटा इस चैप्टर के अंदर आपको? ये चैप्टर यहाँ पर ओवर हो गया है आपका।